तो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। तो आज बहुत दिनों बाद एक हॉरर कहानी देखने जा रहे हैं हम। तो कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जिसके फोन में एक आत्मा ने कब्जा कर लिया है और अब वो आत्मा उस आदमी को मारने की कोशिश करती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी प्रेत आत्मा भी है जो उस लड़के को मरने नहीं देना चाहती। तो क्या रिश्ता है इन आत्माओं का इस लड़के के साथ, आइए अब कहानी में हम ये जानेंगे। तो कहानी है चेन्नई में रहने वाले 3 अलग अलग आदमियों के बारे में। ये तीनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन ना जानते हुए भी इस कहानी का इन तीनों से एक कनेक्शन बन जाता है। तो पहले मैं आपको एक एक करके इन तीनों के बारे में बताऊंगा, फिर इन तीनों का हमारी कहानी से क्या कनेक्शन है वो एक्सप्लेन करूंगा। तो इसलिए कहानी का पूरा मजा लेने के लिए और अच्छी तरह समझने के लिए प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो हमारी कहानी के पहले कैरेक्टर का नाम है डॉक्टर इंद्रन, जो कि शहर के जाने माने साइकेट्रिस्ट हैं। दिमाग की बीमारी से जूझ रहे अपने कई मरीजों को डॉक्टर इंद्रन ठीक कर चुके हैं, इसीलिए पूरे शहर में उनका नाम है। लेकिन एक दिन डॉक्टर इंद्रन का पागल मरीज उन पे गोली चला देता है। उस गोली से डॉक्टर इंद्रन बच तो जाते हैं, लेकिन उनके पूरे परिवार का कत्ल हो जाता है। इस एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर इंद्रन अपनी आवाज खो बैठते हैं। आवाज तो जाती ही जाती है, साथ में उनका डॉक्टरी का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाता है। सारे बड़े डॉक्टर्स का यही कहना है कि जब तक डॉक्टर इंद्रन बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते, उससे पहले उनका प्रैक्टिस करना सही नहीं है। लेकिन डॉक्टर इंद्रन किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। हॉस्पिटल से छूटने के बाद डॉक्टर इंद्रन अपने पुराने मरीजों को फिर से देखने लग जाते हैं। कहानी का दूसरा कैरेक्टर है सेल्वम नाम का ये अंधा आदमी। अपने काम के प्रति ईमानदार और हमेशा दूसरों के साथ मिलजुल के रहने वाला इंसान है सेल्वम। लेकिन छोटी उम्र में ही भगवान ने सेल्वम से उसके माता पिता को छीन लिया, जिसके बाद सेल्वम अकेला ही रहता है। एक सरकारी लाइब्रेरी में क्लर्क की नौकरी करके वो अपनी जिंदगी बिता रहा है। सेल्वम के पिता एक बहुत बड़े तांत्रिक थे, लेकिन उनकी मौत के बाद सेल्वम के पास अपने पिता की इकलौती निशानी उनका वो बनाया हुआ घर है। किडनी खराब होने की वजह से सेल्वम का डायलिसिस भी चल रहा है, तो इसलिए लाइब्रेरी में काम करके जितना सेल्वम कमाता है उससे ज्यादा तो उसका खर्चा हो जाता है। एक छोटी सी नौकरी से अपना जीवन बिताने में सेल्वम को बहुत दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए वो कोशिश करता है कि अपने तांत्रिक पिता से जो उसने थोड़ा बहुत जादू टोना सीखा है उसकी मदद से थोड़े पैसे कमा पाए, क्योंकि अपने पिता का थोड़ा बहुत हुनर उसमें भी है। वो मरे हुए लोगों की आत्माओं से बातें कर सकता है और उनसे बातें करके वो उनके परिवार वालों तक उनके संदेश पहुंचाता है, जिसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं और ये काम करके उसका थोड़ा बहुत गुजारा चल रहा है। अब बारी है कहानी के तीसरे कैरेक्टर की, जिसका नाम विनोद है। अपने घर वालों से दूर विनोद अकेला इस शहर में रहता है और बच्चों को क्रिकेट सिखा के अपनी गुजर बसर कर रहा है। विनोद की जिंदगी में फिलहाल कुछ इंटरेस्टिंग चल तो नहीं रहा, लेकिन उसके दिल पे एक बोझ जरूर है। विनोद के बचपन का दोस्त प्रदीप एक मानसिक बीमारी से जूझ रहा है। दरअसल प्रदीप के जन्मदिन पे विनोद ने उसे एक किताब गिफ्ट करी थी। प्रेत आत्मा और जादू टोने वाली ये किताब विनोद ने प्रदीप को मजाक के तौर पे दी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि इस किताब को पढ़ने के बाद प्रदीप पागल हो जाएगा। और तब से लेके आज तक प्रदीप ठीक नहीं हो पाया और प्रदीप की इस हालत का जिम्मेवार विनोद अपने आप को समझता है। इसी कशमकश में विनोद का जीवन बहुत मुश्किल से कट रहा है और इसी बीच अचानक विनोद को अपने कमरे में एक अजीब सा एहसास होता है। उसे लग रहा है मानो उसके कमरे में कोई मौजूद है। ये अजीब सी फीलिंग विनोद को कुछ दिन पहले ही आना शुरू हुई है और उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि प्रदीप की हालत की वजह से विनोद ऑलरेडी डिप्रेस चल रहा था। इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड उसे सलाह देती है कि तुम किसी अच्छे से साइकाइट्रिस्ट से मिलो, क्योंकि हो सकता है प्रदीप की खराब हालत की वजह से उसका सारा बोझ तुम्हारे दिमाग पे आ गया हो और इसलिए तुम्हें अजीब अजीब सी चीजों का एहसास अपने कमरे में हो रहा है। अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पे विनोद डॉक्टर इंद्रन का अपॉइंटमेंट लेता है। डॉक्टर इंद्रन का एक्सीडेंट हो चुका है और उन्हें अपने मरीजों को देखने की बिल्कुल इजाजत नहीं है, फिर भी वो अपनी प्रैक्टिस चालू रखते हुए विनोद को रात 8 बजे का अपॉइंटमेंट देते हैं। अब एक्सीडेंट के बाद पुलिस ने इंद्रन का क्लिनिक सील कर दिया है, तो इसलिए इंद्रन कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे ही मिलूंगा। लेकिन उस रात डॉक्टर इंद्रन की बजाय विनोद के फोन पे एक कॉल आता है। फोन पे बात करने वाला शख्स विनोद को धमकी देते हुए कहता है कि मुझे पता है कि अपने दोस्त प्रदीप की हालत का जिम्मेवार तुम ही हो और जो हालत तुमने प्रदीप की कर दी है उसकी सजा तो तुम्हें मिल के ही रहेगी। फोन पे ऐसे अजीब से शख्स से ये सब बातें सुन के विनोद परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये कौन शख्स है जिसे ये सारी बातें उसके बारे में पता है। कॉल के बाद उसके कमरे का पूरा माहौल बदल चुका है। पहले तो उसे सिर्फ अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हो रहा था, लेकिन अब
उसे यकीन हो चुका है कि उसके कमरे में कोई ना कोई तो है और डर के मारे विनोद की हालत खराब हो चुकी है। और उसका डर अगली सुबह और बढ़ जाता है क्योंकि प्रदीप की बहन पूजा का विनोद को फोन आता है। पूजा विनोद को बताती है कि प्रदीप ने बालकनी से कूद के अपनी जान दे दी। और प्रदीप की मौत की खबर सुन के विनोद को अपने आप पे और भी गुस्सा आ रहा है। उसे एहसास हो रहा है कि अपने दोस्त को एक अजीब सी किताब गिफ्ट करके उसने मरने पे मजबूर कर दिया। पूजा विनोद को बोलती है कि वो प्रदीप के बाकी दोस्तों को फोन करके प्रदीप की मौत की खबर दे दे। विनोद अपनी फोन डायरी से एक एक करके प्रदीप के दोस्तों को फोन करता है और उनमें से एक नंबर पे कॉल करने के बाद उसे सेम वही बातें सुनने को मिलती हैं। जिस आदमी को उसने फोन मिलाया है उसे पहले से ही खबर है कि प्रदीप की मौत हो चुकी है और वो विनोद को कहता है कि प्रदीप को मारने की सजा तुम्हें मिलके ही रहेगी, क्योंकि इतना बड़ा पाप करने के बाद तुम्हारा जीना कोई जीना नहीं है। फोन पे वो आदमी पूरी कोशिश करता है कि विनोद के दिमाग पे कब्जा करके उसे मरने पे मजबूर कर दे। वो उसे इतना परेशान और इतना जलील कर देता है कि विनोद की हालत बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन विनोद के कमरे में कोई ऐसा भी है जो समय समय पे विनोद की मदद करने के लिए आगे आता है। इशारों इशारों में वो आत्मा विनोद को एक नंबर देती है, लेकिन विनोद पहले से ही इतने डर में है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये नंबर उसके पास आया क्यों है। वो हड़बड़ाहट में डर का मारा अपने दोस्त प्रदीप की बहन पूजा को मदद के लिए बुलाता है। पूजा जब वहाँ आती है तो विनोद पूजा के फोन से वो सेम नंबर मिलाता है और नंबर पे कॉल करने पे पता चलता है कि पूजा के फोन में वो नंबर ऑलरेडी सेल्वम के नाम से सेव है, जिसे देख के विनोद के होश उड़ जाते हैं। वो पूजा से पूछता है कि आखिर तुम्हारे फोन में ये नंबर सेव कैसे है और तुम इसे कैसे जानती हो। पूजा बोलती है कि सेल्वम मेरा स्टूडेंट था और मैं उसे पढ़ाती थी, इसीलिए मेरे पास इसका नंबर है। लेकिन विनोद उसे बोलता है कि ये वही आदमी है जो काफी समय से फोन करके मुझे परेशान कर रहा है, मुझे डरा रहा है, धमकी दे रहा है और जिसने मेरा जीवन हराम करके रखा है। लेकिन पूजा उसे कहती है कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेल्वम की मौत 8 महीने पहले हो चुकी है। अब इतने बड़े राज से पर्दा उठने के बाद हम सेल्वम की कहानी की तरफ चलेंगे। तो जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि सेल्वम उस लाइब्रेरी में एक छोटी सी क्लर्क की नौकरी करता था, जिससे उसका गुजारा चल पाना बहुत मुश्किल था। और सेल्वम को किडनी फेलियर की बीमारी भी थी, जिसके ट्रीटमेंट के लिए उसे कुछ पैसे चाहिए थे और इन्हीं पैसों का इंतजाम करने के लिए सेल्वम अपने पिता की वो तांत्रिक वाली शक्तियों का इस्तेमाल करता था। जो छोटी मोटी उसने तांत्रिक विद्या अपने पिता से सीखी थी, उसे इस्तेमाल करके उसे एक काम मिलता है। अन्ना नाम का ये आदमी सेल्वम को एक बिल्डिंग से भूत पकड़ने का काम देता है। अन्ना कहता है कि ये भूत उस बिल्डिंग को खाली नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मेरे क्लाइंट का इस बिल्डिंग को बेच पाना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर तुम उस भूत को पकड़ लो तो उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, जिससे तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा और मेरे क्लाइंट का भी। लेकिन अन्ना की नजर सेल्वम के उस घर पे भी है जो उसके पिता की आखिरी निशानी है। उस बिल्डिंग में पहुंचने पे सेल्वम अपनी तांत्रिक विद्या शुरू करता है। काफी मेहनत के बाद उस आत्मा को एक बोतल में बंद करने में सेल्वम सफल हो जाता है। वो अन्ना को काम पूरा होने की खबर देता है और अन्ना उसे मिलने के लिए एक पुराने थिएटर में बुलाता है, जहां अन्ना खुद तो नहीं आता लेकिन अपने आदमी भेज के सेल्वम का कत्ल करवा देता है, क्योंकि अन्ना की शुरू से ही नजर सेल्वम के उस घर पे थी और अब सही मौका है सेल्वम को मार के उसका घर हथिया लेने का। इस हत्याकांड के कुछ दिनों बाद सेल्वम की टीचर पूजा को उसकी मौत की खबर मिली थी। इसी बीच विनोद के घर पे लगा वो फोन फिर से बजता है। अब गुस्से में लाल विनोद इस बार बार के फोन कॉल से परेशान हो चुका है। वो इससे छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि अब ये चीजें उसके दिमाग पे काफी असर डाल रही हैं। और पूजा से ये पता चलने के बाद कि सेल्वम की मौत हो चुकी है, उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये फोन पे फिर इंसान कौन है। वो गुस्से में अपने घर जाता है और उस फोन को तोड़ देता है। और इतने में पूजा के फोन पे सेल्वम का फोन आता है। और अब आप ये सोच के परेशान हो रहे होंगे कि अगर सेल्वम मर चुका है तो वो पूजा को फोन कैसे कर रहा है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अपने पिता की शक्तियाँ थोड़ी बहुत सेल्वम में भी हैं और वो मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात कर सकता है। और ये बातचीत का सिलसिला सेल्वम अपने फोन के जरिए ही करता था। तो जिसका मतलब ये है कि सेल्वम किसी भी फोन के जरिए किसी से भी कभी भी बात कर सकता है। लेकिन अब वो बेशक मर चुका है, लेकिन अभी भी उसकी आत्मा वो शक्तियों को जानती है। सेल्वम पूजा को कहता है कि वो शुरू से ही विनोद की मदद कर रहा था और विनोद की जान को शुरू से ही खतरा है। लेकिन इससे पहले कि वो पूजा को बता पाता कि उसकी जान को खतरा
क्या किस्से है और उसके पीछे कौन पड़ा है, फोन कट हो जाता है। पूजा ये बात जाके विनोद को बताती है और अब इतना सब सुन के विनोद के होश उड़ चुके हैं। उसके मन में सवालों का सैलाब उठ चुका है जिनका जवाब उसके पास कोई भी नहीं। आखिर क्यों सेल्वम विनोद को बचाना चाहता है और आखिर कौन है वो आत्मा जो विनोद के पीछे पड़ी हुई है। ये सारे सवाल विनोद को परेशान किए जा रहे हैं। लेकिन पूजा की बातें सुनने के बाद विनोद को इतना जरूर समझ में आ गया है कि अगर इस सच का पता लगाने का कोई तरीका है तो वो उसका वो फोन है जिसे उसने तोड़ दिया, क्योंकि वो आत्मा उसी फोन की मदद से उसको कांटेक्ट कर रही थी और सेल्वम भी उसी फोन के जरिए आत्माओं से बात करता था। विनोद वो टूटा हुआ फोन उठा के तुरंत उसे ठीक करवाने भागता है। फोन मैकेनिक ठीक कर रहा है और इतने में विनोद अपनी गर्लफ्रेंड को ये खबर देता है। वो कहता है कि सेल्वम एक भला इंसान है जो मेरी मदद कर रहा था। अब मुझे ये शक प्रदीप पे हो रहा है, क्योंकि वो मैंने किताब प्रदीप को बर्थडे पे गिफ्ट करी थी जिसकी वजह से प्रदीप की मौत हो गई और हो सकता है उसी बात का बदला लेने के लिए उसकी आत्मा मेरे साथ ये सब कर रही है। जवाब में उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि प्रदीप के दिमाग में क्या चल रहा था वो तो वही बता सकता है जो उसका इलाज कर रहा होगा। और इलाज से विनोद को याद आता है कि प्रदीप का ट्रीटमेंट एक साइकेट्रिस्ट कर रहा था और शुरुआत में जब विनोद को कुछ अजीब फील हो रहा था तो उसने भी उसी साइकेट्रिस्ट का अपॉइंटमेंट लिया था और ये साइकेट्रिस्ट कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर इंद्रन ही है। तो कहानी अब आपको घूमती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं? विनोद तुरंत कोशिश करता है कि डॉक्टर इंद्रन को फोन करके उनसे कोई बात कर पाए, लेकिन डॉक्टर इंद्रन का फोन स्विच ऑफ आता है। तो वो इंटरनेट पे डॉक्टर इंद्रन का एड्रेस ढूंढने लग जाता है। डॉक्टर इंद्रन के बारे में ढूंढने पे उसे पता चलता है कि डॉक्टर इंद्रन की तो मौत हो चुकी है। हैरानी के मारे विनोद का डर और भी बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर इंद्रन के बारे में थोड़ी और रिसर्च करने पे विनोद को पता चलता है कि डॉक्टर इंद्रन के कुछ पेशेंट्स भी अपनी जान ले चुके हैं। अब ये बात विनोद को बहुत अजीब लगने लग जाती है, क्योंकि प्रदीप का उस बालकनी से कूद जाना, डॉक्टर इंद्रन की मौत हो जाना और फिर डॉक्टर इंद्रन के पेशेंट्स का खुदकुशी कर लेना, ये सारी की सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं। अब इतने में विनोद का वो फोन ठीक हो जाता है और ठीक होने के साथ ही साथ उस पे फिर से वो कॉल आ चुका है। लेकिन इस बार वो आदमी अपनी पहचान विनोद को बता देता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर इंद्रन ही है। डॉक्टर इंद्रन ही विनोद की जान के पीछे पड़ा है। लेकिन अब इसके पीछे पड़ने का कारण क्या है, उसके लिए हमारी कहानी के आखिरी राज से पर्दा उठेगा। तो ये सब शुरू उस समय हुआ था जब डॉक्टर इंद्रन पे उनका वो पेशेंट हमला कर देता है। जिस हमले में डॉक्टर इंद्रन तो बच जाते हैं लेकिन उनका सारा का सारा परिवार खत्म हो जाता है। दरअसल उस पागल पेशेंट ने पहले डॉक्टर इंद्रन पे गोली चलाई, फिर उनके परिवार को खत्म किया और उसके बाद उन्हीं के उस क्लिनिक में अपनी जान ले ली। डॉक्टर पे हुए हमले के बाद उन्हें प्रैक्टिस करने से मना कर दिया गया था। डॉक्टर इंद्रन को इस बात का गुस्सा था कि जिस करियर को उन्होंने अपनी पूरी उम्र दे दी, उन्हीं के एक पेशेंट ने उनका पूरा परिवार खत्म कर दिया। और इतना सब होने के बाद भी उनसे उनका लाइसेंस छीन लिया गया और उन्हें प्रैक्टिस करने से मना कर दिया गया। और इन सारी चीजों का गुनहगार वो इन पागल पेशेंट्स को मानने लगे थे। इसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि वो एक एक करके उन सारे पेशेंट्स को खत्म कर देंगे जिनका दिमागी रूप से संतुलन बिगड़ा हुआ है, क्योंकि ये लोग आज नहीं तो कल किसी न किसी के परिवार को नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। और एक एक करके डॉक्टर इंद्रन अपने पुराने पेशेंट्स का इलाज फिर से करने लगते हैं, लेकिन इलाज की आड़ में वो इन पेशेंट्स को मारना चाहते हैं और एक एक करके उनको हिप्नोटाइज करके मार देते हैं। और उन्हीं के इन पेशेंट्स में से उनका एक पेशेंट प्रदीप भी था। लेकिन इससे पहले कि वो प्रदीप को मार पाते, प्रदीप के शरीर में एक आत्मा ने कब्जा कर लिया था। और ये आत्मा कहाँ से आई थी उसके लिए हमारी कड़ी जुड़ेगी सेल्वम के साथ। तो अगर याद हो तो एक बिल्डिंग में सेल्वम अपने क्लाइंट के लिए वो आत्मा पकड़ने गया था। वो बिल्डिंग कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर इंद्रन का ऑफिस था जिसमें वो हत्याकांड हुआ था। और वो आत्मा उसी पेशेंट की थी जिसने डॉक्टर इंद्रन पे गोली चला के अपने आप का खून उसी बिल्डिंग में कर लिया था। सेल्वम वो आत्मा पकड़ने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन थिएटर पे हुए उस हमले के बाद सेल्वम के बोतल से वो आत्मा निकल के प्रदीप के शरीर में घुस जाती है, क्योंकि उस दौरान प्रदीप विनोद की दी हुई वो किताब पढ़ रहा था और किताब पढ़ने के दौरान प्रदीप का शरीर आत्माओं को ज्यादा आकर्षित कर रहा था। वो आत्मा प्रदीप के शरीर में रह के चुपचाप इंतजार करने लगती है कि कब डॉक्टर इंद्रन से बदला ले, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद भी डॉक्टर इंद्रन प्रदीप का इलाज करने उसके घर आते थे। और एक दिन सही मौका देख के वो आत्मा उस बालकनी से डॉक्टर इंद्रन पे कूद जाती है
तो कहने का मतलब ये है कि सेम एक्सीडेंट में प्रदीप और डॉक्टर इंद्रन की एक ही समय पे मौत हुई थी। अब मौत के बाद डॉक्टर इंद्रन की आत्मा को लगता है कि इन सारी घटनाओं का जिम्मेवार कोई और नहीं विनोद ही है, क्योंकि अगर विनोद प्रदीप को वो किताब न देता तो वो आत्मा कभी भी प्रदीप के शरीर में कब्जा नहीं कर पाती, और अगर कभी कब्जा ही नहीं होता तो डॉक्टर इंद्रन की कभी मौत ही नहीं होती। इसलिए डॉक्टर इंद्रन उस फोन के जरिए विनोद को हिप्नोटाइज करके उसे मारने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन फिर उसी मौके पे सेल्वम की आत्मा कोशिश करती है कि विनोद की जान बचा सके, क्योंकि उस आत्मा का सेल्वम की बोतल से निकलने का जिम्मेवार कहीं ना कहीं सेल्वम अपने आप को समझता है। और सेल्वम कोशिश करता है कि जो गलती उससे जिंदा रहते हुई थी उस गलती को वो मरने के बाद ही सुधार ले, क्योंकि सेल्वम की गलती की वजह से किसी निर्दोष और आम इंसान की जान जाते हुए सेल्वम नहीं देख सकता। तो अब आखिरी सीन में डॉक्टर इंद्रन और सेल्वम उसी फोन के जरिए विनोद से बात करने लग जाते हैं। जहाँ एक तरफ डॉक्टर इंद्रन विनोद को उकसा के उसे मारना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ सेल्वम कोशिश करता है कि विनोद का दिमाग ठंडा करके उसकी जान बचा पाए। आखिर में विनोद के दिमाग पे सेल्वम की बातों का असर होता है और वो उस फोन को नदी में फेंक देता है। अब नदी में फेंकने के बाद उस आत्माओं से विनोद का कनेक्शन हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है, और इस तरह हमारी ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो अब अगर इस कहानी ने आपका थोड़ा सा भी दिमाग घुमाया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्योंकि ऐसी धमाकेदार कहानियाँ आती ही रहेंगी। अब मैं आपसे मिलूंगा एक नई कहानी में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।